देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। तो देखो बेसिकली ये जो हमारे सिलेबस में है वो है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, जिसमें दो टाइप के गैल्वेनोमीटर हम पढ़ेंगे, सस्पेंडेड कोयल एंड पाइवेटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। दोनों की स्टडी हम करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए एक डायग्राम हमें दिख रहा है, और डायग्राम और कंस्ट्रक्शन जो है वो तो गिवन है यहाँ पे, वो आप पढ़ सकते हो। मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ आपको कि गैल्वेनोमीटर किस तरीके से काम करता है। और जो हमारा ये जो सस्पेंडेड कोयल और पाइवेटेड कोयल गैल्वेनोमीटर है, दोनों में कंस्ट्रक्शन का ही डिफरेंस है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का एक ही जैसा है। देखिए यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ले रखा है, कंडक्टर, जिसके चारों तरफ हमने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रेक्टेंगुलर कोयल को हमने बाउंड किया हुआ है। ठीक है, और रेक्टेंगुलर कोयल, और देखो ये जो दोनों तरफ आपको कॉनकेव शेप की दिख रही है वो क्या है, वो मैग्नेट्स है। सपोज इसको नॉर्थ मान ले, इसको साउथ मान ले, तो ये मैग्नेट्स है कॉनकेव शेप में, कॉनकेव शेप में है, और बीच में रेक्टेंगुलर कोयल है। और यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड देखो, जब इसमें से करंट जाएगा कोयल में से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगा और ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी। कितना रोटेट की, तो है मिरर लगा हुआ है, ठीक है, जितना ये घूमेगा उतना मिरर में हम रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे हमने स्प्रिंग लगा रखी है, ठीक है, कि अगर ये कोयल घूम जाएगी, ठीक है, हमने देखा गैल्वेनोमीटर में हमने जब करंट फ्लो किया तो रीडिंग आई सपोज हमारी 4 एम्पियर या 5 एम्पियर। बाद में उसको वापस जीरो पे भी तो लाना है हमें, ठीक है, जब हमने करंट फ्लो करना बंद कर दिया तो जीरो पे भी तो वापस आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर पे रुक जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, एक स्प्रिंग भी लगा रखी है। इस स्प्रिंग हमारी क्या करती है, रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। तो जितना ही कोयल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम जाएगी, उसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने का काम ये स्प्रिंग हमारे लिए करेगी। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली ये स्प्रिंग भी काफ़ी हेयर थिन स्प्रिंग होती है, क्योंकि जो करंट है बहुत कम करंट भी आए मिली माइक्रो एम्पियर में, उसको भी हम रीड कर सकें। तो स्प्रिंग काफ़ी हेयर थिन है ना, बालों जितनी पतली स्प्रिंग होगी ये। और अब हम इसके प्रिंसिपल को पढ़ते हैं कि जब भी किसी देखो करंट फ्लो होगा किसी रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क लगने की वजह से वो रोटेट करेगी कॉइल, ठीक है, उसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, रोटेशन के कारण कोई डिफ्लेक्शन आएगा, और उस डिफ्लेक्शन से हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा ये कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में जितना ज़्यादा करंट आता है उतनी ही हमको रीडिंग उसमें देखने को मिलती है। पर जब रीडिंग हम ले चुके हैं और करंट फ्लो करना बंद किया है, तो वापस जीरो पे आने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, जो कि हमने देखा स्प्रिंग से हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टॉर्क वाला फोर्स तो हमने निकाला था कि जब इसमें रेक्टेंगुलर कोइल में करंट जाएगा, तो ये जो कॉनकेव शेप मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, इसकी वजह से टॉर्क लगेगा NIAB sin थीटा। ये हमने लास्ट वाले में निकाला था। ठीक है, जहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया है कोयल का, I करंट है, और B मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर ये कोयल है जो मैग्नेटिक फील्ड के, देखो एक और चीज़ हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कॉनकेव टाइप की हम क्यों लेते हैं। देखो ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होगा और हम कॉनकेव टाइप की अगर जो ये मैग्नेट्स अगर हम लेंगे, ठीक है, तो हर जगह पे देखो ये सर्कुलर है और इसके चारों तरफ हम ऐसे कॉनकेव टाइप का लेंगे, तो वो भी लगभग सर्कुलर शेप का ही होगा। तो इस कंडक्टर पे हम ये देखेंगे कि हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा तभी मूव करवाएगा। तो जानबूझ के हमने ये कॉनकेव टाइप की, देखो ये ऐसे सी टाइप में है, ठीक है, ये सी टाइप में है, और ये इसको ऊपर इसका टॉप व्यू देखे तो वो गोल गोल, ऊपर से हम देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, गोल गोल, और ये लगभग सर्कुलर हो जाएगा। दोनों कॉनकेव टाइप की होगी, तो सर्किल से एक इंटीरियर सर्किल पे अगर हम कुछ भी हमेशा लाइन खींचेंगे तो वो परपेंडिकुलरली आएगी। तो इसको हम रेडियल फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, रेडियल मैग्नेट कॉनकेव टाइप की जो हमने मैग्नेट से वो क्यों ली, तो हम ये बोलेंगे ताकि सी टाइप की या कॉनकेव टाइप की हमने इसीलिए ली ताकि ये जो हमारा कोयल है या जो हमारा कंडक्टर है उस पर हमेशा परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आए, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगे और ये घूमे। तो अगर ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो हम थीटा को क्या ले सकते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री लेंगे तो साइन 90 कितना हो जाएगा हमारा 1, तो हमारे पास बच जाएगा NIAB। ठीक है, तो ये जानबूझ के हमने कॉनकेव टाइप का लिया है। तो इसमें एक वर्ड आपने सुना रेडियल, रेडियल की हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब देखो ये NIAB हमारे पास आ गया, ठीक है, तो अगर
हमने जब करंट फ्लो करना इसमें बंद किया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमारी जो स्प्रिंग है उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी C5, जहाँ पे C तो स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। और ये हम जानते हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये दोनों टॉर्क या दोनों फोर्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोल देंगे उस कंडीशन में जो टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और फिर जो स्प्रिंग रिस्टोरिंग, क्योंकि जितना ही घुमाएगा उतना ही ये वापस लाएगी, दोनों अगर इक्वल होंगे तो हम दोनों की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं NIAB इज इक्वल टू C5, ठीक है ना, स्प्रिंग वाला फोर्स और इसके टॉर्क के इक्वल ये वाला टॉर्क हमने लिख दिया, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो NAB C5 के अपोन में चले जाएंगे, C5 के अपोन में NAB। देखिए ये C और नंबर ऑफ टर्न्स एरिया B और ये सब तो कांस्टेंट है, तो इसको हमने एक साथ ही लिख लिया और फाई को बाहर लिख लिया। तो देखो कांस्टेंट पे तो कभी I डिपेंड करेगा नहीं, तो इसका मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई के। इसका मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा करंट गैल्वेनोमीटर शो करेगा, ठीक है। अगर ये पूरी ही टर्म कांस्टेंट है तो इसके लिए 3 अलग अलग हमको सिंबल्स लेने की जरूरत नहीं है। K हम इसकी जगह लिख लेते हैं C अपॉन NAB की जगह, तो I इज इक्वल टू K फाई। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई के, जितना डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में उतना ही ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। तो ये C अपॉन NAB है, इसको हम रिडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं इस कांस्टेंट को, और यहाँ से हमें पता लगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। अब जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की वो दो टाइप की हम देखेंगे, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। फाई अपॉन आई, पर यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। सपोज SI से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये देखिए फाई अपॉन आई अपन ने लिखा है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, NAB अपॉन C, ये भी हम लिख सकते हैं, और इसको NAB अपॉन C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन K भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से पता लग गया, ठीक है। आई की देखो यहाँ से आप देख सकते हैं ना अपन, ठीक है ना, कि ये वैल्यू हमने किस तरीके से निकाली है फाई अपॉन आई वाली, ठीक है। देखो फाई और इस आई को मैं अगर इधर लिया हूँ तो ये हो गया फाई अपॉन आई, तो NAB अपॉन C इधर चला जाएगा, तो वैसे ही मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। C अपॉन NAB क्या होता है, तो NAB अपॉन C 1 अपॉन K होगा। ऐसे वोल्टेज सेंसिटिविटी है, तो पर यूनिट वोल्टेज पे कितना डिफ्लेक्शन होगा ये हम निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू IR होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर हम G माने तो फाई अपॉन IG, ठीक है ना। आई की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करेंगे C अपॉन NAB, तो अपॉन के अपॉन में NAB ऊपर चला जाएगा, NAB अपॉन CV, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी। फिगर ऑफ मेरिट, देखो ये हमारा लैब में भी हम निकालेंगे, जब हाफ डिफ्लेक्शन वाला गैल्वेनोमीटर का हमें प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें फिगर ऑफ मेरिट हमको निकालना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन और सिंबल, और ये हमसे पूछा जाता है कई बार, देखो इसका वो हमें कई बार हमसे इसकी SI यूनिट भी पूछ ली जाती है, ठीक है, कि इसकी SI यूनिट क्या है बताइए। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन, फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेसेसरी करंट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नीट्यूड है, नेसेसरी करंट जितना हमें चाहिए यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, वो फिगर ऑफ मेरिट है। इट इज इक्वल टू द करंट सेंसिटिविटी, ये इनवर्स जो करंट सेंसिटिविटी का रेसिप्रोकल है उसके इक्वल होता है, तो ये होगा, अगर फाई अपॉन आई था तो ये I अपॉन फाई होगा, I अपॉन फाई रेसिप्रोकल होता है करंट सेंसिटिविटी का, और इसको x से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। x से हम इसको डिनोट करते हैं, C अपॉन NAB इसका फॉर्मूला है। और अगर हमसे यूनिट पूछे तो देखो ये क्या हो गया, एम्पियर अपॉन में ये क्या है, फाई हमारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एम्पियर पर डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये फिगर ऑफ मेरिट हो गया। फिर इसके बाद में देखो इसका एक और जो डायग्राम है, ये आया हमारा पाइवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। इसमें देखो जैसे जैसे ये कोयल मूव करेगी इसके साथ साथ में पॉइंटर भी मूव करेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये हमारी कोयल मूव करेगी, ये पॉइंटर भी इसके साथ में लगा हुआ है, मूव करेगा। तो ऐसे भी हम रीडिंग निकाल सकते हैं। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम ही है। देखिए प्रिंसिपल तो जो है हमने निकाला अभी जिस मेथड से, जो हमने दोनों टॉर्क्स को इक्वल किया था, वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और ये है जो कि मेरे नोट्स के PDF में गिवन होगा, तो आप देख सकते हैं उसको ईजिली। और फिर उसके बाद में देखो हम देखते हैं कि शंट क्या होता है। तो देखो शंट एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, और जब किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है जिसे कि हम शंट बोलते हैं, तो वो गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। ये स्मॉल रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, सपोज बहुत ज़्यादा करंट हमने फ्लो करा दिया गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो गैल्वेनोमीटर का जो वायर है वो बर्न कर सकता है, जल सकता है। तो हम चाहते हैं इसके अंदर रिक्वायर्ड करंट ही जाए, जो एक्स्ट्रा करंट हो वो कहीं और से निकल जाए, ठीक है। और क्योंकि देखो जितना ज़्यादा करंट जाएगा, दूसरा कारण भी हम समझ सकते हैं
ठीक है। एक तो ज़्यादा करंट जाने से इसका कॉइल जल सकता है, दूसरा जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन लगेगा। तो इस पॉइंटर पे अगर डिफ्लेक्शन लगता रहा और ये एंड पॉइंट पे जाके टच हुआ और उसके बाद में भी अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो ये हमारा पॉइंटर ब्रेक हो सकता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है ना। तो हम चाहते नहीं कि इसमें ज़्यादा करंट जाए, इसमें जितना रिक्वायर्ड करंट है वो जाए, एक्स्ट्रा करंट कहीं और से निकल जाए। अब देखिए करंट जब यहाँ पे आएगा तो उसको दो पाथ मिलेंगे, एक पाथ जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, दूसरा जहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम यूजुअली लेते हैं कि हम कौन सा वाला रास्ता चुनते हैं, जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है या जिस पे कम होता है। डेफिनेटली हम कम ट्रैफिक वाले रास्ते को ही चुनते हैं। हम बाईपास क्यों बनाते हैं कि मैक्सिमम जो गाड़ियाँ हैं वो सिटी से होके ना जाए, वो बाईपास से सीधी निकल जाए। जैसे यहाँ से जयपुर से किसी को दिल्ली जाना है, ठीक है, तो वो सिटी में से होके नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट बाईपास से दिल्ली चला जाएगा। जिसको सिटी में जाना है वो ही जाए। तो हम जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है उसको फ्लो करवा देते हैं एक पाथ देके, और यहाँ पे कम रेजिस्टेंस रखते हैं, इसलिए मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो जाता है और उस गैल्वेनोमीटर में से रिक्वायर्ड करंट जाता है, गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाता है। ये शंट का यूज है। और जब पैरेलल में शंट को कनेक्ट करते हैं लो रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ में, तो वो एमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, हम देखते हैं कि हमने देखा यहाँ पे फिगर से हम देख सकते हैं कि आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। देखो यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एंड से ए पॉइंट से दो जगह करंट जा रहा है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो वोल्टेज होगा इनका वो तो सेम ही होगा, ठीक है। सेम पॉइंट से दो जगह हम करंट निकालते हैं तो वोल्टेज तो उस पॉइंट पे सेम ही रहता है। तो हम आई जी, ठीक है, और ये आई माइनस आई जी को एस से मल्टीप्लाई करेंगे, आई जी को जी से करेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। वोल्टेज तो इक्वल ही होता है पैरेलल में। तो देखिए पैरेलल में हमने वोल्टेज आई बी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई जी इंटू जी और आई माइनस आई जी इंटू एस, इनको इक्वल कर दिया। यहाँ से हमने शंट की वैल्यू निकाल ली, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। देखो ये शंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है कि कितना ओम का रेजिस्टेंस हम इसके पैरेलल में लगाएं गैल्वेनोमीटर के, ताकि वो एमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब देखो जी यहाँ पे क्या है और ये आई क्या है, ठीक है ना। तो आई जी तो देखो वो करंट है जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है ना, फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। और जो आई करंट है वो तो हम फ्लो करा रहे हैं, जिसकी रीडिंग हम देख सकते हैं, ठीक है। और जी जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो अगर ये सब वैल्यूज नोन हो तो हम शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि इतने शंट की इतनी वैल्यू के शंट को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर के अंदर, ठीक है। तो आई जी, आई और जी ये वैल्यूज हमें गिवन होती है, या ये वैल्यूज तो हम देख के पता लगा सकते हैं। अगर कन्वर्जन करना हो इसका वोल्ट मीटर के अंदर, तो देखो हम क्या देखते हैं कि पहले हमने पैरेलल में लगाया था, इस बार गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। देखो हाई रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं कि अच्छा वोल्ट मीटर वही है जो बिल्कुल करंट को कंज्यूम ना करे, तो इसलिए हम हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, करंट को आने ही ना दे। तो गैल्वेनोमीटर के साथ जब सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो करंट हमारा था वो यहाँ से जा रहा है, फिर वही करंट आगे से भी गुजरेगा, ठीक है ना। आई जी जो करंट हमारा है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस जी, इसका आर, तो टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस जी, करंट तो आई जी जाएगा, तो वी इज इक्वल टू आई जी आर प्लस जी, आर प्लस जी। तो इस आई जी को वी के अपोन में भेज सकता हूँ। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस हाई रेजिस्टेंस की, क्योंकि पहले हमने लो रेजिस्टेंस लगाया था पैरेलल में, जब एमीटर में वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो जी को इधर भेज देंगे और हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, वी, ठीक है ना। ये वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। आई जी ये जिसके लिए फुल डिफ्लेक्शन देगा गैल्वेनोमीटर, जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हमें ये चीज़ें पता हो, ठीक है, और अगर हम आर पता कर लें कि ये हाई रेजिस्टेंस कितना लगाना है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, तो हम इसको इजीली गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो बच्चों हम देखते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में हम क्या देखते हैं कि अगर जो हमने गॉस थ्योरम में देखा था कि अगर हमारा एक ही चार्ज है तो हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 10 चार्जेस भी हैं तो हम देखते हैं उनका रिजल्टेंट अगर हमें फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना हो तो प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए अगर थाउजेंड्स और या बहुत सारे बिलियंस मिलियंस में चार्जेस हों तो हम उनका सम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक पे हम क्या अप्लाई करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। इसी तरीके से अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक या दो करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज कर लेते हैं। और अगर बहुत सारे करंट फ्लो हो रहे हैं उनकी वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। जो काम गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है वो एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट क्या है, क्लोज लूप में चलते हुए क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल
इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड है डीएल, डीएल तो हम जानते हैं जो करंट एलिमेंट है जिसमें से जा रहा है करंट उसकी लेंथ है, और इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई। देखो जितने भी करंट थे उसका हमने सबका सम ले लिया है, तो ये जो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई है इसी को हम क्या बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। और हमको पता है देखो ये डॉट सोल्व होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा कोस थीटा, तो बी डी एल कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नोट आई, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो एम्पियर्स लॉ हमें पता लग गया, ठीक है, लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, और हमने फॉर्मूला देख लिया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट सिग्मा आई, सम ऑफ ऑल द करंट। अब हम इसकी एप्लीकेशंस को देखो वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, जैसे एम्पियर्स लॉ है वो सेम काम करता है कूलाम वो गॉस लॉ की जैसे। इसके लिए भी देखो वो हमने एक गॉसियन लूप कंसीडर किया था, यहाँ पे हमें एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो बेसिकली हम एम्पीरियन लूप जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके चारों तरफ उसी डायरेक्शन में एक एम्पीरियन लूप मान लेते हैं ताकि दोनों के बीच में बनने वाला एंगल जीरो हो, या फिर हम लेंगे तो ऐसा लेंगे कि जीरो सिमेट्री से ऐसा हम एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे कि एंगल या तो जीरो बने या 90 बने या 180 डिग्री बने, ठीक है, अलग अलग एंगल ना बने ताकि उनको कैलकुलेट करने में हमें डिफिकल्टी ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाए। इसलिए हमने वहां भी देखा था गॉसियन लॉ में कि सिमेट्री होनी चाहिए, यहाँ पे भी हम एम्पीरियन लूप इस तरीके से उस डायरेक्शन में एम्पीरियन लूप कंसिडर करेंगे ताकि वो 0, 90 या 180 के अलावा बहुत अलग अलग एंगल ना बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक लूप एम्पीरियन लूप कंसिडर करना पड़ेगा। ये भी एक इमेजिनरी लूप होगा, जैसे कि गॉसियन सरफेस में हमने देखा था इमेजिनरी सरफेस थी। तो ये वो सारे पॉइंट्स जो है वो इधर भी लिखे हुए हैं, वो मेरे पीडीएफ में प्रोवाइडेड हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो ये वाली एप्लीकेशन हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ के अंदर भी पढ़ी थी कि एक स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है, तो देखो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हमने क्या मान लिया डीएल, हमारा करंट एलिमेंट मान लिया। तो डीएल और इस ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तो सेम ही डायरेक्शन में है दोनों, तो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वन बाय वन। तो हमने सबसे पहले एम्पियर जो एम्पियर्स लॉ था वो लिख लिया, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई, डॉट को सोल्व किया तो कोस थीटा हमारे पास आ गया, बी डी एल कोस थीटा म्यू नोट सिग्मा आई, ठीक है। थीटा तो 0 होगा क्योंकि डीएल हमने बी की डायरेक्शन में ही कंसीडर किया, थीटा 0 होगा, कोस 0 कितना होता है हमारा 1 होता है, तो ये तो क्या हो गया बी डी एल, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नोट और आई। आई तो देखो इसमें हम एक ही करंट मान रहे हैं, बहुत सारे करंट तो मान नहीं रहे, एक ही करंट मान रहे हैं, तो इस सिग्मा ऑफ आई की जगह हम कैपिटल आई लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा लॉ क्या बन गया, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखो बी तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये डीएल, इसमें बहुत सारे डीएल मिलके क्या बन जाएगा, ये एक सरकमफेरेंस बन जाएगी सर्किल की। तो अगर ये पूरा डीएल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर, जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है, म्यू नोट आई हमारा लिखा हुआ है। तो अगर बी की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई आर अपॉन में आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। देखो ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके, अभी पैरेलल वायर्स में भी पढ़ा था, उससे पहले बायोट-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ा था। अब हमने इसको एम्पियर्स लूप से भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। फिर देखो इसमें हम देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर की वजह से, और हम इसमें मानते हैं बहुत सारे करंट्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर बाहर किसी पॉइंट पे निकालेंगे या सरफेस पे किसी पॉइंट पे निकालेंगे तब तो देखो सेम फॉर्मूला ही आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ गया बाहर किसी पॉइंट पे। अगर सरफेस पे ही निकालेंगे तो देखो ये आर और ये आर इक्वल हो जाएंगे, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, सिर्फ इतना सा ही पुट करना है। पर अगर ये पी पॉइंट अंदर हो सरफेस के तो कुछ करंट तो उस हमारे एम्पियर लूप में से जाएगा और कुछ करंट एम्पियर लूप के बाहर से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये पी पॉइंट इनसाइड है इस सिलेंडर के तो हमें आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखो इसमें कैलकुलेट किया भी है कि अंदर अगर ये है तो कुछ करंट इस लूप के बाहर से भी निकल जाएगा, अंदर किसी पॉइंट पे लिया तो कुछ करंट लूप के अंदर से जाएगा, कुछ लूप के बाहर से। तो हमने सिग्मा आई कैलकुलेट कर लिया, पूरे में करंट अगर फ्लो हो रहा है आई और पूरे का एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम तो निकाले कि इतने से लूप में कितना होगा, और इतने से इस डिस्टेंस को, पी डिस्टेंस को मैं क्या मानता हूँ स्मॉल आर, तो हमने लिख लिया। तो इतने से एरिया में कितना होगा इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा तो आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे सिग्मा आई की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी, तो हमारा आ गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट, और आई की जगह हमने क्या लिख दिया आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सिग्मा आई की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे सर्कुलर लूप के लिए तो 2 पाई आर आएगा, ठीक है। ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई को अपन इधर भेज सकते हैं। तो बी क्या आ जाएगा म्यू नोट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किसी पॉइंट पे। अगर किसी सिलेंड्रिकल सरफेस में अगर बहुत सारे करंट्स फ्लो हो रहे हैं तो उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा हमारा वो ये आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब सोलेनोइड में और टोरॉइड में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।